बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया और उसके साथ साथ कुछ साइटोप्लाज्मिक और जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो कि बैक्टीरिया का है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है वो वीडियो को अच्छे तरीके से एंड तक लाजमी देखना है और थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर लो भी। तो इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको जो है वो एमसीक्यूज भी जो है ना वो अवेलेबल है इस टॉपिक के। आप उन्हीं एमसीक्यू को जो है वो किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वीडियो के एंड पे जो है वो एमसीक्यूज दिए गए हैं। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारा जो टॉपिक है वो तैयार होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। सबसे पहले देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, याद रखिएगा हर सेल की जो है ना वो बेसिक जो है ना पार्ट है। तीन पार्ट जो है ना वो हर सेल के लिए जरूरी है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, किसी भी किंगडम से उस सेल का ताल्लुक है। पहला है उसका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म, तीसरा उसका जो है वो डीएनए मटेरियल। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ना वो जरूरी हैं। अब वो डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस की शक्ल में भी हो सकता है और जो है ना वो जो है ना फॉल्स न्यूक्लियस जिसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है उसकी शक्ल में भी हो सकता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो ये जस्ट बीनीथ द सेल वॉल यानी कि सेल वॉल के बिल्कुल नीचे जो वॉल होगी मतलब मेम्ब्रेन होगी उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखें अगर फर्ज कर लो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया की ये है सेल वॉल, तो इसके बिल्कुल में आपकी बुक वाला कहता है कि नीचे जो है ना वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद इस ये आउटर मोस्ट जो जस्ट बीनीथ द सेल सेल वॉल होती है और जो माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा है इनके अंदर जो है ना वो आउटर आउटर मोस्ट वॉल जो होती है वो सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा इनमें जो है वो एब्सेंट होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। इनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इनमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होती। ठीक है, इनमें इनमें जो फिर आउटर मोस्ट की बाउंड्री होगी, फर्ज करो ये ब्लू वाली जो थी ये सेल मेम्ब्रेन थी ना, ये अभी इसके अंदर है ही नहीं है, तो फिर ये जो ब्लू वाली सॉरी रेड वाली मेम्ब्रेन वॉल बचती है, ये कौन सी है, सेल वॉल है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा ये एमसीक्यू इस तरह से बन सकते हैं। इनके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है, इनमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, यहाँ जो वॉल होती है वो सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नहीं होती है। ओके, उसके बाद इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया के अंदर, वायरसेस के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ने जो है ना वो मटेरियल्स के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। ठीक है ना, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है ना, इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें सिलेक्टिव सब्सटेंस को गुजरने की इजाजत देनी होती है, लेकिन ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, इस वजह से मतलब इसका जो है ना वो इफेक्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम। अब ये मीजोसोम क्या होता है, फर्ज कर लो हमारे पास ये जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो इन्वेजिनेट करती है साइटोप्लाज्म की तरफ। ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म होता है, ये वाला हिस्सा क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इस तरह इन्वेजिनेट कर जाती है। ठीक है, और ये जो बनने वाला नया स्ट्रक्चर होता है ना इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। अब ये मीजोसोम जो होता है इसके क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन आपने गौर से देखने हैं। ये मीजोसोम होता है, इसका फंक्शन होता है डीएनए एप्लीकेशन के अंदर। डीएनए एप्लीकेशन का मतलब होता है कि डीएनए जो ना अपनी कॉपियां तैयार करेगा, डुप्लीकेट होगा। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं डीएनए एप्लीकेशन। तो डीएनए एप्लीकेशन जो होती है वो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, मीजोसोम होता है। अब ये कैसे होता है, ये बहुत लंबी इसकी डिटेल है, बस आपकी बुक वाले ने फंक्शन लिखा हुआ है तो आपने इसको एज इट इज याद करना है। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन, तो जारी बात है सेल डिवीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका जो है वो मीजोसोम का, क्योंकि फर्ज कर लो सेल दो बनने हैं ना, तो ये हो सकता है इधर से भी जो है ना वो मीजोसोम ऐसे अंदर की तरफ आए, ऐसे ऐसे, तो एट द एंड क्या होगा, ये इधर से जो है ना वो डी अटैच हो जाएंगे और ये एक सेल बन जाएगा, ये एक सेल बन जाएगा।
ये मतलब एक जनरल में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाइनरी के। तो सेकंड फंक्शन इसका था सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवाइड करेगा और एक से दो सेल बनेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर है, मेसोसोम जो होता है ये एज एक्ट करता है एज अ रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसमें गैसेज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है ना। आपका रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताना है, ये आप सर्च करें, ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा मुझे। तो बैक्टीरिया का जो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो उसका मेसोसोम होता है। ओके, now we further move our next topic, that is cytoplasmic and genetic material। साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया का, उसके बारे में जो है ना इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कहता है आप डिसॉल्व्ड लार्ज सब्सटेंसेस, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व्ड यानी कि हल शुदा कुछ सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस आती हैं, वो है न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मेसोसोम। तो मेसोसोम के बारे में तो अभी हमने इधर डिस्कस किया हुआ है, मेसोसोम, ठीक है। तो इस जो है ना वो स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम और न्यूक्लियोइड के अंदर, न्यूक्लियोइड के बारे में मेनली, ठीक है। फिर प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अब देखें, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है ये, यानी कि ये फाइबर्स के बने जो है ना वो स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो साइटोप्लाज्म को और सेल को जो है ना वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट फ्राहम करते हैं, ठीक है ना। तो इस ये काम किसने करना होता है, साइटोस्केलेटन ने। लेकिन ये एनिमल सेल के अंदर जो है ना वो साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है। बाकी दूसरे जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है ना, जो हायर जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया चूंकि एक पुराने तर्ज का सेल है, तो इस वजह से इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस है ना, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, मेम्ब्रेन है। तो अब ये न्यूक्लियस सेल जो है ना वो प्लांट के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है सेल के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जारी बात है जो है ना वो बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाएंगे। तो अब जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं ना, ये फ्रीली डिस्पर्स भी हो सकते हैं। फ्रीली डिस्पर्स का मतलब होता है कि वो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म में फर्ज कर लो, ये है साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो है ना वो इस तरह से फ्रीली डिस्पर्स हो सकते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम का आपको पता फंक्शन क्या है, प्रोटीन की तैयारी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये फ्रीली डिस्पर्स भी हो सकते हैं या फिर अटैच हो सकते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो ये देखे ना, ये जो रेड कलर की बाउंड्री है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी इस तरह जो है ना वो अटैच हो सकते हैं क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये दो जो है ना वो अटैचमेंट्स होती हैं, या आप समझ लेंगे अक्रेंस है, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। उसके बाद राइबोसोम जो होता है ना इनका बैक्टीरिया का, ये स्मॉलर है देन यूकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट है, हमें पता है। तो ये प्रोकैरियोटिक यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है इसका राइबोसोम क्या है, स्मॉलर, किससे, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s का होता है, ठीक है। एस क्या है, स्वेडबर्ग, ये यूनिट होता है, ठीक है। और जो स्मॉलर है इसका ये 70 का होता है, ये नीचे लिखा भी हुआ है। तो इसका जो है ना वो सैंडी स्वेडबर्ग की साइज ऑफ राइबोसोम है। अब ये स्वेडबर्ग क्या होता है, ये इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपने बस ये याद करना है, जैसे हर चीज को नापने के लिए, तोलने के लिए जो है ना, मापने के लिए क्या होता है, कोई यूनिट यूज करते हैं, इसी तरह अब जो राइबोसोम के लिए उसका साइज का यूनिट है वो स्वेडबर्ग है, ठीक है। तो 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम का यूनिट है जो कि पाया जाता है किसके अंदर, बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोइड के बारे में। अब न्यूक्लियोइड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ये डेंस एरिया होता है एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जारी बात है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके इसके जो है ना वो इधर करके सेंटर के अंदर इस तरह से डेंस एरिया होता है। यानी कि डेंस एरिया का मतलब होता है कि जो मतलब काफी, आप समझ लें कि कुछ चीज जो है ना वो इकट्ठी की जाए ना तो वो डेंस हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डेंस एरिया। तो ये डेंस एरिया है एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, किसके, साइटोप्लाज्म किसके, बैक्टीरिया की, ठीक है। अब ये इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। होता कुछ यूं है कि अगर तो हो वो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, तो यूकैरियोटिक सेल फर्ज कर लो हम एनिमल का सेल ले रहे हैं, तो उसके तो सेंटर में जो है ना वो न्यूक्लियस होता है इस तरह। लेकिन
बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, और इसके अंदर भी तो डीएनए होता है ना, इसके अंदर भी डीएनए होता है, ठीक है। अब ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना, ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डज नॉट हैव हिस्टोन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो डीएनए मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल है ना, अच्छा दो तीन बातें याद रखिएगा, ये ना मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आपने जरा गौर से सुनिए मेरी बात। डीएनए जहां मैं वर्ड यूज करूं, जहां मैं जेनेटिक मटेरियल वर्ड यूज करूं, जहां मैं वर्ड जीन्स यूज करूं, तो ये सारे का सारा जो जो मीनिंग आपने लेना है ना इससे, वो आपने मीनिंग लेना है विरासती मादा, डीएनए उससे आपने मुराद लेना है, ठीक है, ताकि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो सके कोई। अच्छा, तो मैं हम बात कर रहे थे कि ये जो न्यूक्लियोइड होता है, इसमें जो डीएनए होता है, उसमें जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर हिस्टोन नहीं होता। अभी हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन होता है। अब होता कुछ यूं है कि यूकेरियोटिक सेल है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ कुछ इस तरह होता है, मतलब फर्ज कर लो इस तरह, इस तरह, ठीक है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है सर्कल सा, ये होता कुछ यूं है कि ये इस तरह से एक प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए इसके गिर्द ऐसे लिपटा होता है, फिर आगे जो है वो हिस्टोन प्रोटीन, और जो डीएनए है वो इसके गिर्द ऐसे लिपटा होगा। तो ये सर चलता जाता है, बहुत लंबी जो है ना इसकी जो है ना वो बन जाती है चेन्स। तो इस तरह जो है ना हम बात कर रहे थे, ये किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर एनिमल सेल का जो डीएनए है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल की, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये पाया नहीं जाता, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन्स, ये जो ब्लू ब्लू है प्रोटीन, ये नहीं पाई जाती। समटाइम इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि हम अगर हम मतलब इस पर तरस खा के कह देना, तो ये इसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं बैक्टीरिया का, लेकिन क्रोमोसोम असल में ये नहीं होते बैक्टीरिया के, मतलब अगर हम मतलब करेक्ट वे में अगर चलें तो, लेकिन सम टाइम हम कह देते हैं कि ये क्रोमोसोम या बैक्टीरिया का। अच्छा, अब हम प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर एग्जामिनर कोई आपका पेपर में क्वेश्चन बना रहा हो ना, तो प्लाज्मिड के ऊपर वो जरूर या तो एमसीक्यू डालेगा या शॉर्ट क्वेश्चन डालेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये करंटली यानी कि जो मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है प्लाज्मिड, और वो प्लाज्मिड किस तरह का दिखाई देता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। वो जरा मैं एक मिनट, तो फर्ज कर लो हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं ये प्लाज्मिड है। ये क्या है जी, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा पहले भी डीएनए मौजूद है, आपको मैंने पढ़ाया पीछे, वो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा, ये भी डीएनए होता है, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर। तो आपको नजर आ रहा है सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड, इसके कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये क्यों यूज किया जा रहा है, ये इसलिए यूज किया जा रहा है कि हमने फर्ज कर लो कुछ प्रोडक्ट तैयार करनी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करवाते हैं बैक्टीरिया को यूज करके, लेकिन वो हिस्सा कौन सा यूज करते हैं, हम प्लाज्मिड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई प्रोटीन तैयार करवानी है, या हमने इंसुलिन तैयार करवानी है, ठीक है ना, इंसुलिन। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इंसान के सेल में से जो है ना इंसुलिन का जीन निकालेंगे, ठीक है ना। क्या किया हमने, ह्यूमन का सेल लिया, उसमें से जीन निकाला, ये जीन निकाल लिया, ये जीन कौन सा है, इंसुलिन वाला, ठीक है। अब ये इंसुलिन वाला जीन जो है, ये जीन है, इसको हमने किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, प्लाज्मिड के अंदर। अब इस प्लाज्मिड को जब हम बैक्टीरिया के अंदर रखेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक से दो प्लाज्मिड बनेंगे, मतलब ये जो है ना इतना सा हिस्सा, ये हमने क्या इसके अंदर ऐड किया है, जीन ऐड किया है। तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, जैसे जैसे ये प्लाज्मिड की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे इंसुलिन की तादाद
भी क्या होती जाएगी, मतलब जीएनए से आगे एक्सप्रेशन करवा के हम जो है ना वो क्या तैयार करवा लेंगे, इंसुलिन तैयार करवा लेंगे। ये आपको ब्रीफली इसका कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन वैसे तो ये बहुत मतलब एक लेंथी प्रोसेस है समझने के लिए। तो इस तरह हमने इंसुलिन अपनी प्रोटीन तैयार करवाई है। समझ आ रही है बात की? तो ये किससे तैयार हुई है? प्लाज्मिड से तैयार हुई है। तो इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि ये बैक्टीरिया, इसको इजाजत नहीं लेनी पड़ती बैक्टीरिया से कि मैं डिवाइड करूं कि ना करूं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद ब खुद डिवाइड कर जाती है। जीन्स फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, याद रखिएगा एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो यूज किया जाता है उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। जो वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि वो जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब सीन कुछ ये है कि जी एंटीबायोटिक्स जो हम यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया ने भी तो आगे से कोई ना कोई मजम्मत करनी है ना, ठीक है ना। तो उसके लिए जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड, उसके पास जो है ना वो जीन्स होते हैं, उसके पास कुछ खास किस्म के जीन्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया के खिलाफ होने वाले, बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सब्सटेंसेस यानी कि मेडिसिन यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं। एंटीबायोटिक मिसाल के तौर पर अगर आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा तो इस तरह गौर से आपने देखना, ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। इसको खत्म करने के लिए हमने क्या यूज की? मेडिसिन। क्या यूज की? मेडिसिन। और इस मेडिसिन का नाम क्या है? एंटीबायोटिक। क्या मेडिसिन का नाम? एंटीबायोटिक। अब मेडिसिन तो हमने यूज की है ना, लेकिन बैक्टीरिया ने भी तो आगे से क्या करना है? अपना डिफेंस करना है। बैक्टीरिया चाहेगा कि मैं इस मेडिसिन को क्या करूं, इसका इफेक्ट क्या करूं, इसका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज कर लूं। तो ये कौन करवाता है? बैक्टीरिया के अंदर कौन इस मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो रेजिस्ट करता है? तो वो प्लाज्मिड होता है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम स्पेसिफिक प्रोटीन जो है ना वो इससे तैयार करवा लेते हैं। वेक्टर उस चीज को कहा जाता है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो लेते हैं, मतलब बैक्टीरिया से हमने इसको निकाल लेना है, इसके अंदर जीन डाल के, ये वाला जीन जो हमने इसके अंदर डाला है, फिर इसको दोबारा जो है ना वो इस बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर देना है। तो इस जो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है लेकर जाने वाला। तो ये जीन हमारा बैक्टीरिया के अंदर लेकर गया है, तो इसको वेक्टर कहा गया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, एंड आल्सो वी डिस्कस इन दिस लेक्चर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। So this was our today lecture about cell membrane, and you can say this heading, you can read it, and if you are new on my YouTube channel, you can subscribe it for more videos. Let's have a good comment in the comment section. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Stay connected with me and Allah Hafiz.